गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा इकोनॉमी सेक्शन पर हो रही थी और हमने अब तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक को देखा, वेरियस इंडेक्सेज को देखा और इसके साथ साथ जनवरी 2021 महीने वाले प्रतियोगिता दर्पण के इकोनॉमिक न्यूज को देखा। आज चर्चा में शुरू करने जा रहा फरवरी महीने के दर्पण के न्यूज में अगर आप देखें बैंकिंग टर्म्स की चर्चा है। बहुत ज्यादा टर्म्स में नहीं उलझना है, ये चीज ध्यान रखें। इसलिए क्योंकि अधिक से अधिक 2 से 3 प्रश्न यहां से उठा करके पूछे जा रहे हैं। तो यह प्रश्न उठता है कि कैसे हम डिमार्केट करें कि किस टर्म में हमें उलझना है और कहां पर हमें नहीं उलझना। तो उसका एक आसान सा तरीका हो सकता कि नॉर्मली 6 महीने के हम दर्पण को पलटे, साल भर के दर्पण को पलटे और मोटा मोटी इकोनॉमी के जो टर्म वहां पर आ रहे हैं 90% संभावना होगी प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे। तो अगर हम इस अप्रोचेस के साथ भी बढ़ने की कोशिश करते तो हमारे लिए चीजें क्या होंगी? कंपैरेटिवली हमारे लिए चीजें कंपैरेटिवली आसान होंगी। अब अगर मुद्रा एवं बैंकिंग की बात करें कल हमने इन्फ्लेशन की चर्चा की थी और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इन्फ्लेशन टारगेट क्या है? आप में से कोई बतला सकता? मुद्रास्फीति का लक्ष्य क्या है? 4% प्लस माइनस 2%। नहीं, यह सीलिंग है नहीं। और मॉनेटरी पॉलिसी को इस रूप में डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि 4% प्लस माइनस 2% के टारगेट को अचीव किया जा सके। दैट मीन्स कि किसी भी स्थिति में मुद्रास्फीति सामान्यतः 2 से 6% के बीच होनी चाहिए। बातें स्पष्ट हुई? अब अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो जैसे आप देखेंगे कि आरबीआई के द्वारा हर 2 महीने पर मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है और इसलिए हर 1 महीने के अंतराल पर देखेंगे दर्पण में मौद्रिक नीति के बारे में रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, सीआरआर क्या है। इनकी चर्चा हर अल्टरनेट मंथ आपको मिलेगी। नोटिस किया नहीं? अगर हम देखें तो इसे कहते हैं तरलता प्रबंधन, लिक्विडिटी
लिक्विडिटी मैनेजमेंट। एक फॉर्मूला ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखने की जरूरत है? CRR हो, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, क्या होता है मैं बतलाता हूं। SLR हो, रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, बैंक रेट हो, MSF रेट हो, ये क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसका मतलब समझ में आया या नहीं? इसका मतलब यह है कि अगर इनमें वृद्धि की जाएगी तो तरलता क्या होगी? तरलता घटेगी। और अगर इसमें कमी की जाएगी तो तरलता क्या होगी? जस्ट अपोजिट इंपैक्ट होगा। ये फॉर्मूला ध्यान में रखें। अब सवाल यह उठता, बढ़ूं यहां से आगे? नहीं, कैसे होगा इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ें तो पहला ही CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। नहीं, CRR के कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो यह क्या है? नहीं, तो किसी भी बैंक को अपनी निवल देयता का, दैट इज नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी, NDTL का एक निश्चित अनुपात जो है वह क्या करना होता? नगदी के रूप में RBI के पास रखना होता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कैश रिजर्व रेशियो अर्थात नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नहीं, अगर आप देखें तो 2007 के पहले तीन से 15% की सीमा थी, अर्थात CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो 3% से नीचे नहीं हो सकता था और 15% से
अधिक नहीं हो सकता था। नहीं, और अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो अब क्या है, 2007 में इस सीमा को समाप्त कर दिया गया। और इसके कंटेक्स्ट में देखें तो वर्तमान में सीआरआर की दर क्या है, लेटेस्ट से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। सीआरआर की दर 3% है। पहले ये जो नकदी जमा होती थी इस पर इंटरेस्ट भी आरबीआई देती थी, लेकिन अब के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट देने की परिपाटी क्या की गई, समाप्त कर दी गई। अब ब्याज नहीं दिया जाता। अब गौर करेंगे प्रीवियस पेज पर हमने क्या डिस्कस किया कि सीआरआर की दर बढ़ेगी तो तरलता में क्या आएगी, नहीं क्यों, तो सीआरआर की दर को अगर बढ़ाया जाता तो उस स्थिति में बैंकों के पास जो उपलब्ध कैश है उसका एक हिस्सा क्या होगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो बैंकों की कैश उपलब्धता पर क्या असर होगा, उसका कैश उपलब्धता कम हो जाएगी, और कैश उपलब्धता कम होगी तो क्रेडिट डिसबर्समेंट कैपेसिटी, उधार देने की बैंकों की क्षमता क्या होगी, प्रतिकूलता प्रभावित होगी। नहीं तो तरलता पर उसका प्रतिकूल असर पड़ेगा या नहीं, बैंक अधिक उधार देंगे तो तरलता बढ़ेगी, कम उधार देंगे तो तरलता घटेगी। अब बातें समझ में आई। ठीक उसी प्रकार अगर सीआरआर की दर को बढ़ा दिया गया तो जो एडिशनल अमाउंट है वो बैंकों के पास कैश वापस आएगा, और ऐसी स्थिति में उधारी देने की क्षमता बैंकों की बढ़ जाएगी। इसलिए हमने कहा सीआरआर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी। क्लियर, कोई डाउट इसमें? दूसरा क्या है, एसएलआर। इसके फुल फॉर्म से वाकिफ हैं या नहीं? स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, और इसको क्या कहते हैं हिंदी में, सामविधिक तरलता अनुपात। अगर एसएलआर के कंटेक्स्ट में देखें तो एसएलआर क्या है, नहीं तो बैंकों को अपनी निवल देयता का, निवल देयता का मतलब समझते हैं, निवल देयता का मतलब समझते हैं या नहीं? हाँ या ना जल्दी बोले। नहीं, देयता का मतलब समझते हैं, लायबिलिटी। आप किसी से उधारी लेते हैं तो वो लायबिलिटी क्रिएट करती है या नहीं? वो लायबिलिटी उधारी क्रिएट करती है क्योंकि लौटाना होगा। नहीं, नहीं लौटाएंगे तो आगे से उधारी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। बहुत करीबी लोगों से उधार लेंगे तो संबंध खराब होंगे। नहीं, नहीं तो उधारी के चक्कर में जाने भी जाती है। नहीं तो अगर आप देखें ये जो एनडीटीएल है इसका मतलब है नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। बैंकों की लायबिलिटी 3 प्रकार की होती है।
एक डिमांड लायबिलिटी होती है, एक टर्म लायबिलिटी होती है, और तीसरी लायबिलिटी होती है इंटरबैंक लायबिलिटी। बैंकों में अकाउंट है आप में से किसी का? हाँ, नहीं? तो दो अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट होता है, उस डिपॉजिट को कस्टमर के डिमांड पर बैंकों को फुलफिल करना होता है। इसलिए करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से जुड़ी हुई लायबिलिटी क्या है? डिमांड लायबिलिटी। ठीक उसी प्रकार देखेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट होता, हर महीने आप जमा करते हैं और जितने महीने के लिए रिकरिंग अकाउंट खोला गया है, नहीं, उतने महीने के बाद राशि मैच्योरिटी अमाउंट बैंकों को देना होता, या फिक्स्ड डिपॉजिट जो आप करते, नहीं, तब जितने टर्म के लिए फिक्स किया गया है उसके बाद बैंकों को अपनी वो लायबिलिटी पूरी करनी पड़ती। तो रेकनिंग अकाउंट से जुड़ी हुई लायबिलिटी या जो फिक्स डिपॉजिट से जुड़ी हुई लायबिलिटी होती, वो किसके अंतर्गत आती है? टर्म लायबिलिटी के अंतर्गत। और तीसरी लायबिलिटी होती इंटरबैंक लायबिलिटी। नहीं, इंटरबैंक लायबिलिटी क्या हुई? मान लीजिए अचानक से हैवी डिमांड कैश का आ गया, उतना कैश बैंक के पास उपलब्ध नहीं है लोकल लेवल पर। तो बैंक ग्राहक को क्या कहते हैं आधे घंटे या 1 घंटे वेट करें, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो उस स्थिति में, क्योंकि डिमांड लायबिलिटी को अगर ऑन डिमांड फुलफिल नहीं किया जाएगा तो बैंक की क्रेडिबिलिटी पर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा, नहीं? तो बैंक क्या करते, तत्काल जो बैंक होते हैं आसपास के, उनसे वो कर्ज लेते हैं। जो कर्ज उन्हें लौटाना होता है उसका एक फिक्स टर्म एंड कंडीशन होता है, तो वह इंटरबैंक लायबिलिटी है। तो जब डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी को इंटरबैंक लायबिलिटी से एडजस्ट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता? नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी प्राप्त होता है, निवल देता, जिसको संक्षेप में हम कहते हैं। बातें स्पष्ट हुई? तो अगर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जाकर के देखें तो बैंकों को अपनी निवल देयता का एक निश्चित अनुपात क्या करना होता? एक निश्चित अनुपात सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होता है। इसी निश्चित अनुपात को क्या कहा जाता? इसी निश्चित अनुपात को SLR कहा जाता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। बातें स्पष्ट हुई या कोई डाउट है? नहीं? अब SLR के संदर्भ में भी देखेंगे तो 2007 तक ये 25% से 40% था, लेकिन अब क्या हुआ? 2007 में क्या हुआ? 2007 में 25% की न्यूनतम सीमा क्या की गई? न्यूनतम सीमा समाप्त कर दी गई। और वर्तमान में अगर आप जाकर के देखें, SLR 18% के स्तर पर है। %18 के स्तर पर है। अब यहां पर 2-3 छोटे छोटे प्रश्न ध्यान रखें। ये जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं,
ये जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं इन्हें चमकती हुई प्रतिभूति कहा जाता। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी, इन्हें चमकती हुई प्रतिभूति कहा जाता है, गिल्ट एज सिक्योरिटी कहा जाता। क्यों गिल्ट एज सिक्योरिटी कहा जाता है? क्योंकि इसमें तत्काल नकदीकरण की क्षमता होती, क्योंकि सरकार की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, नहीं इसको कभी भी इन कैश करवाया जाता है, करवाया जा सकता है, इसलिए इसको गिल्ट एज सिक्योरिटी कहते। और यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नहीं, अब एक बार फिर से देखें, एसएलआर की दर ज्यादा होगी तो क्या होगा? बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में ज्यादा निवेश करना होगा, और बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा करना होगा तो खुले बाजार में उधार दे पाने की बैंकों की क्षमता क्या होगी? कम हो जाएगी। तो उसका लिक्विडिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो एसएलआर की दर ज्यादा होगी तो लिक्विडिटी पर उसका लिक्विडिटी में कमी आएगी, और एसएलआर की दर कम होगी तो लिक्विडिटी क्या की संभावना क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो सीआरआर की तरह एसएलआर भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी है, तरलता का व्युत्क्रमानुपाती है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, क्या क्या वो चेंज हो गया क्या? क्या गायब हो गए? वाह, क्या डिलीट होने पर तो बैक का ऑप्शन होता है भाई। अब चलिए, हो गया तो क्या किया जा सकता है। ये बातें स्पष्ट हुई नहीं? तो एसएलआर के बढ़ने का मतलब होगा तरलता कम होगी, और एसएलआर के घटने का मतलब क्या होगा? तरलता बढ़ेगी। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब एसएलआर का बेनिफिट क्या है? क्या फायदे हैं एसएलआर के? तो एसएलआर के दो फायदे हैं। क्या क्या? तो एसएलआर का एक फायदा यह है कि सरकार को रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं इजी टर्म एंड कंडीशन पर, आसान शर्तों पर सरकार को संसाधन उपलब्ध होते हैं। यह फायदा किसको है? सरकार को। कहेंगे बैंकों को क्या फायदा होता? क्योंकि बैंक अगर उस अमाउंट को ओपन मार्केट में दें तो उनको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी, नहीं? लेकिन अगर आप देखें तो बैंकों को भी फायदा है, क्योंकि बैंकों को एसएलआर के कारण बेनिफिट क्या होता? बैंकों को लाभ यह होता है कि उन्हें सेफ, सिक्योर और प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का एक जरिया मिलता। उन्हें एसएलआर के जरिए या एसएलआर के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में उन्हें एक ऐसा माध्यम मिलता है जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर होता है और प्रोडक्टिव भी होता है। क्लियर?
अब अगर यहां से बढ़े तो तीसरा डायमेंशन क्या है? तीसरे डायमेंशन की बात करूं तो बैंक रेट। बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ रेट। नहीं, ये तीनों जो रेट हैं, इन तीनों रेट के जरिए क्या होता? इन तीनों रेट के जरिए बैंकों को आरबीआई से उधारी मिलती है। फर्क क्या होता? नहीं, फर्क यह होता है कि बैंक रेट पर मिलने वाली उधारी की प्रकृति दीर्घकालिक होती है। नहीं, रेपो रेट पर जो उधारी प्राप्त होती है वो मिड टर्म कह सकते, मध्यम अवधि वाली, दैट इज 1 से 14 दिन के लिए। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका फुल फॉर्म में क्या है? एमएसएफ का मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर। इसके जरिए जो उधारी मिलती है वो ओवरनाइट बेसिस पर बिटवीन 2 वर्किंग डेज बातें स्पष्ट हुई? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, बैंक रेट पर जो उधारी मिलती है, इस उधारी के लिए इसके लिए किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, इसके लिए प्रतिभूति की जरूरत नहीं होती। नो सिक्योरिटी नीडेड। रेपो रेट पर जो उधारी मिलती है वह किसके जरिए? तो रेपो रेट पर जो उधारी मिलती है उसमें सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री होती है। नहीं, और या प्रतिभूतियों की जो खरीद बिक्री होती है वह सशर्त होती है। और शर्त क्या होती? पुनर्खरीद की शर्त। मतलब आरबीआई बैंकों की प्रतिभूतियों को खरीदेंगे इस शर्त पर
कि बैंक एक निश्चित अवधि के भीतर उस सिक्योरिटी को वापस उनसे रीपर्चेज कर लेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट जो कि डिस्काउंट के फॉर्म में होता है। डिस्काउंट के फॉर्म में होता मतलब अगर 1000 रुपया है, 1000 रुपये की प्रतिभूति खरीदी जा रही है, नहीं तो पता चला बैंकों को 975 रुपया मिल रहा है, नहीं, और बैंकों को 1000 रुपीज पे करना है, तो ये 25 रुपया इंटरेस्ट का जो होता है वो डिस्काउंट के फॉर्म में वहां पर एडजस्टेड होता है। बातें स्पष्ट हुई? नहीं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के तहत ओवरनाइट बेसिस पर जो उधारी मिलती है, यह किसके बदले? तो अतिरिक्त एसएलआर के बदले, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बदले। इसका मतलब समझ में आया? जैसे अभी एसएलआर क्या है? 18% है, नहीं, ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित दर है। किसी बैंक का एसएलआर मान लीजिए 24% है, तो आरबीआई के द्वारा निर्धारित दर से ज्यादा है, नहीं, तो अगर वह बैंक चाहे तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत 6% अतिरिक्त एसएलआर जो है उसके बदले उधारी ले सकता है, वो उधारी मिल जाएगी। और यहां तक कि आप देखेंगे जब बैंकिंग रिफॉर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया तो एसएलआर के निर्धारित प्रतिशत से 1%, 2% नीचे तक जाकर उधारी लेने की अनुमति दी गई। इतनी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो इन तीनों ही स्थितियों में क्या होता? इन तीनों ही स्थितियों में आरबीआई से बैंक उधारी लेते, आरबीआई से बैंक उधारी लेते हैं। तीनों ही स्थितियों में एक उधारी की प्रकृति लॉन्ग टर्म नेचर का लोन होता, दूसरा मिड टर्म नेचर का होता और तीसरा शॉर्ट टर्म का नेचर होता। एक के लिए किसी प्रकार की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, दूसरा सिक्योरिटी के सेल्फ परचेज के माध्यम से उधारी मिलती है और तीसरे में एडिशनल एसएलआर के बदले उधारी मिलती है, या उसको परमिसिबल एसएलआर के बदले उधारी कह ले। क्लियर? यहां पर एक और टर्म है, और वह टर्म क्या है? वह टर्म है कॉल रेट। नहीं, बैंकों के बीच होने वाले अल्पकालिक लेन देन पर लगने वाली ब्याज दर। अभी हमने कहा ना कि कई बार स्थानीय स्तर पर बैंक अपनी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए